80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बेटा, यहाँ पे देखो हमारे चैप्टर्स जो दिए हुए हैं 40 मार्क्स आपके आते हैं पार्ट ए में, है ना। दिस इज ऑफ 40 मार्क्स एंड पार्ट बी इज योर 40 मार्क्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरली बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मुझे मालूम है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा आप कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ज्यादातर बहुत लॉजिकल थियरीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। जो भी कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स बहुत फन न्यूमेरिकल्स है, मतलब जैसे हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, जीडीपी का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, तो ये बेटा डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलेस दिए हुए हैं और उन डायरेक्ट फॉर्मूलेस के एप्लीकेशन है। लेकिन यहां पर भी सीबीएसई क्या करता है कि बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस देता है ना। कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कैसे देता है कि मान लो तुमको सीधे सीधे एक इक्वेशन दी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, ठीक है। सीबीएसई ऐसे नहीं देगा, एक्स के 4 पार्ट देगा, वाई के 4 पार्ट देगा, उसके सब पार्ट देगा, और फिर तुमको ये चीज बोलेगा कि इसमें से ढूंढ के बताओ कि जीडीपी कैसे निकलेगा, या जेड निकालने के बजाय वो ये चीज बोलेगा कि हमको एक्स कैसे निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस तो बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है बेटा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि नेशनल इनकम के क्वेश्चंस 4 और 6 मार्क में कंपल्शन आते ही है। तो पहला चैप्टर बेटा जो यहां पर है दैट इज योर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें हमको सब चीज पढ़नी है नेशनल इनकम से लेके एक इकोनॉमी में इनकम कैसे फ्लो करती है, ठीक है। इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं, यार क्या हो गया इसको, हाँ क्या, अच्छा ठीक है। यहाँ पे तो आपका लॉगिन है क्या, रुक जाओ मैं व्हाट्सएप खोल, हाँ आपका ही व्हाट्सएप खुला हुआ है यहाँ पे, हाँ एक मिनट, हाँ ये सिर्फ लिंक ही डालनी है ना आपको, मैं आपको, चलो। तो यहाँ पे बेटा जो नेशनल इनकम है वो 10 मार्क का चैप्टर है ना। जो भी अपनी बुक्स लेके आओ बेटा ये मार्किंग स्कीम वहीं पे लिख लेना, कि जैसे ही तुम चैप्टर स्टार्ट करोगे तो तुमको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का चैप्टर है और मुझे कितने मार्क्स यहाँ पे अलॉट करने हैं, है ना। तो जनरली नेशनल इनकम में बेटा आपको जीडीपी रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, प्रोडक्शन होता कैसे, कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इनकम कैसे फ्लो करती है इकोनॉमी में। यहाँ पर 10 मार्क में से 4 मार्क का कंपल्शन एक न्यूमेरिकल आता ही है ना। तो न्यूमेरिकल तो बेटा यहाँ पे आप शॉर्ट शॉर्ट 10 में से 4 मार्क यहाँ पे अपने अटेनेबल ठीक है। बाकी सारी यहाँ पे थियोरीज आती है ना। कुछ जीडीपी के वेलफेयर कंसेप्ट आते हैं जो हमको पढ़ने हैं। हेलो, अरे ये तो पूरी लिंक भेजी ना मैं आपको, अरे वो मेरे से भी यहाँ पे कॉपी, एक मिनट, मैं आपको भेज रहा हूँ, एक मिनट। एनी डेस्क चालू तो है, वही वाला है 1877132237 तो नहीं आ रही आपको, आप भेजो ना एक बार फिर से लिंक भेजो।
हाँ एनी डेज चालू है ना। हम्म, फिर से भेजू क्या? आ गई आ गई आ गई। जी मैंने आपको एक्सेस दिया। चलो, फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर है आपका मनी एंड बैंकिंग, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है, बट यहाँ पर हमको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है, डिटेल डिस्कशन करना है हमको यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को कैसे ऑपरेट करता है, रिजर्व बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी के लिए टूल्स कैसे यूज करता है ना। ये सब टर्म बेटा हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। तो आज कोई भी ऐसा टर्म लग रहा हो कि सर ये टर्म हमको नहीं पता, ये हमको बहुत डिटेल्ड में चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो जनरली दो पॉलिसीज गवर्नमेंट हमेशा अपनाती है, वन इज योर मॉनेटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आती है, एंड सेकेंड इज योर बजटरी पॉलिसी जो अभी बजट आया था, है ना। तो कभी किसी ने नोटिस किया होगा तो बेटा हर क्वार्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज निकलती है जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कमर्शियल बैंक्स के बारे में भी हमको पढ़ना है कि कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी को सप्लाई करती है इकोनॉमी में, है ना। कि एक लोन का प्रोसेस कैसा होता है, अगर आज कुछ डिपॉजिट्स है हमारी इकोनॉमी में तो मैं कितने लोगों को लोन्स दे सकता हूं, इसकी थ्योरी भी पढ़नी है बेटा, और इसको थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है ये, एडीएएस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेटा बेस चैप्टर है ना। और सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो थियोरी स्टार्ट हुई है वो इस चैप्टर से ही स्टार्ट हुई है ना। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर बोलू अगर तुमने इसको सिर्फ रटने की कोशिश करी, इसकी अगर थियोरीज नहीं पढ़ी हमने, हमको समझ में ही नहीं आया कि सर हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाहते हैं, तो बेटा ये चैप्टर लास्ट मोमेंट तक नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर तुमने स्टार्टिंग से ही बेटा अगर इसकी थ्योरीज पे मास्टरी कर ली तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। कॉम्बिनेशन दोनों है बेटा इसमें, थ्योरी के कॉम्बिनेशंस भी है प्लस तुम्हारे न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशंस भी है। तीसरी चीज यहां पर सीबीएसई बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है, एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछता है ना। जहां पर तुमको एक स्टेटमेंट दे देंगे, तुमको करंट इकोनॉमिक सिनेरियो बता देंगे और तुमको ये चीज पूछेंगे कि इस पॉलिसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर ये अडॉप्ट करी है तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर आ रहा है। तो बेटा ये चैप्टर बहुत ही ओपन माइंडेड से पढ़ना है हमको, जिसमें हमको थ्योरी भी कंप्लीट करनी है, इसके एप्लीकेशन भी कंप्लीट करने हैं और न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा गवर्नमेंट बजट, है ना। पूरा की पूरा बेटा बजट इसमें हम पढ़ेंगे कि एक गवर्नमेंट बजट बनाती क्यों है, उसके पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, है ना। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिस्कल डेफिसिट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट कब नेगेटिव में काम करती है कब पॉजिटिव में काम करती है, डेवलप्ड नेशन कैसे काम करते हैं, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग नेशंस कैसे बजट में बनाते हैं। लास्ट है बेटा ये देखो, ये सारी क्लोज्ड इकोनॉमी चैप्टर्स हैं जहां पर हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है। लास्ट चैप्टर बेटा आपको ओपन इकोनॉमी चैप्टर है कि ओपन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज कैसे वर्क करता है। आज बेटा डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है तो क्यों बढ़ती जा रही है, एक्सचेंज रेट कैसे ऊपर नीचे होता है, मनी और डॉलर, है ना, रुपी और डॉलर का रिलेशन क्या है, उसकी डिमांड कैसे जनरेट हो रही है, सप्लाई कैसे जनरेट हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉरेक्स मार्केट को कंट्रोल करता है और क्या क्या चीजें उसमें लाता है। यहां पर बेटा हमको इसके अकाउंट्स भी सीखने हैं जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो ये चैप्टर का नाम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट है कि जो इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट बनाती है फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। हाँ हाँ सर पहुंच जाऊंगा ना, है ना। उसके बाद 5 से 6 फिर भंवर कुआं 6:30 बजे ना।
ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक है तो हाँ ठीक है, तो पहले मैं भंवर कुआं चला जाऊंगा, वहाँ पे 15-20 मिनट। ठीक है। ओके। देखो सीक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर्स कैसे पढ़ना है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब चालू करोगे तो बेटा पढ़ना कैसे। सबसे पहले तुम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट बजट और मनी एंड बैंकिंग पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि बेटा थर्ड चैप्टर का बेस जो पूरा निकल के आएगा वो मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट से निकल के आएगा। अगर तुम्हें पता ही नहीं है बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क कैसे कर रही है, गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आ रही है, तो बेटा थर्ड चैप्टर पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो याद रखना सारे चैप्टर्स बेटा इंटरलिंक चैप्टर है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर हमको वो चैप्टर मिस करना है। अगर कोई चैप्टर मिस किया है तो बेटा बार बार आके मुझसे पूछो कि सर ये चैप्टर मेरा मिस हो गया है, मैं इस चैप्टर के पर्टिकुलर या जो भी मेरे वीडियोस अवेलेबल होंगे उसको देखो, बट अपने डाउट्स क्लियर करो। एक भी चैप्टर में कहीं डाउट्स होगा बेटा तो वो लिंकेज पूरी की पूरी नहीं बैठेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थोड़ा सा उन बच्चों को ये बोर टॉपिक लग सकता है बेटा जो बहुत ज्यादा थियोरी नहीं पढ़ना चाहते या जो हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते। हिस्ट्री पसंद है सबको? हाँ, नहीं, किसी को भी नहीं पसंद। चलो, तो ये वाला टॉपिक तो मतलब हमको है ना कहानी कहानी में निकालना पड़ेगा। ठीक है, और बेटा इसको देखो करने का भी तरीका यही होना चाहिए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने स्टोरी क्या बताई है ना। हमको हिस्ट्री पढ़नी जरूर है लेकिन इसको जितना ज्यादा स्टोरीज के फॉर्म्स में याद रखोगे कि किस समय क्या चीज। आज बेटा मैं आपको ये चीज बोलूं कि मुझे अपनी 12 साल की हिस्ट्री बताओ, तो तुम्हें अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स पता है कि सर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में यहाँ चालू किया, मैंने यहाँ यहाँ स्पोर्ट्स खेलना चालू किया, इस स्पोर्ट्स में मेरे ये अचीवमेंट थे, मेरे 12th में या 11th में ये अचीवमेंट है, 10th में ये अचीवमेंट्स थे। हमको वो अचीवमेंट याद रखने हैं। ठीक है, लेकिन अपने इन्हीं चैप्टर्स के अगेंस्ट में बेटा एक स्टोरी भी डेवलप करनी है कि मेन प्रॉब्लम्स क्या थी। तो बेटा यहां पर 1947 से हम नहीं स्टार्ट करेंगे। जनरली जो सीबीएसई भी स्टार्ट करता है वो कॉलोनियल रूल से स्टार्ट करता है कि कॉलोनियल रूल में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण हमको बहुत ही ज्यादा अच्छी इकोनॉमी मिली थी 1947 में। अच्छी मिली थी? कैसी कैसी इकोनॉमी मिली थी बेटा हमको 1947 में? जनरली क्या बहुत अच्छी मिली थी कि बहुत बेकार मिली थी? हुँ? क्यों बेकार मिली थी? बंटवारा, चलो एक रीजन बंटवारा हो गया। फिर और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी बेटा इकोनॉमी में? जनरली पूछ रहा हूं, जनरल बता दो। एक्सप्लॉइटेशन हुआ था है ना, मतलब हमको इतना तो पता है कि ब्रिटिश लोग यहां पर से सारा की सारा पैसा लूट करके गए थे, है ना। तो लूटिंग बहुत ज्यादा हुई थी। मतलब हमको बेटा बेसिक नॉलेज तो ये चीज पता ही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा इंडियन इकोनॉमी पे एट्रोसिटीज करी थी, है ना। और इसको हमको इकोनॉमिक के टर्म्स में पढ़ना है ना, कि क्या क्या ट्रेड पर कैसा असर था, है ना, कि ब्रिटिश का मेन मोटिव क्या था, कि कैसे वो फंड कर रहा था अपनी कॉलोनियल इकोनॉमी। ब्रिटेन की इकोनॉमी कैसे इंडियन इकोनॉमी के दम पे चल रही थी। आज बेटा तुम बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हो तो तुम ये चीज देखोगे कि ब्रिटिश इकोनॉमी आज इतनी ज्यादा डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा इंडिया को अंडर डेवलप्ड रखा। हम बेटा एक टाइम पे सोने की चिड़िया जो बोला जाता था, इट इज अ फैक्ट। इंडियन इकोनॉमी वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तुम कभी हिस्ट्री बेटा पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब भी इंडियन इकोनॉमी का प्रेजेंस हर जगह था। तो 4-5 जो प्रेजेंस थे जैसे मेसोपोटेमियन, तो उसमें बेटा इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ठीक है, यहां पर बेटा 12 मार्क में 3 चैप्टर कवर होते हैं।
है ना। और 3 चैप्टर्स में कोई बाइफर्केशन नहीं है। सीबीएसई कोई भी चैप्टर 12 मार्क का भी पूछ सकता है, 0 मार्क का भी पूछ सकता है ना। तो यहां पे 3 चैप्टर है जो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर 1947 के स्टेटस पे चैप्टर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको किस हालत में छोड़ के गई, अच्छी हालत में, बुरी हालत में, वो हमको 1947 फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर है बेटा कि नेहरू के बाद 1950 से लेके 1990 तक हमने क्या डेवलपमेंट किया, हमारी सोच क्या थी, हमको क्या चीज डेवलप करनी थी। तो बेटा क्या 1950 से 1991 के बीच में इंडस्ट्रीज थी क्या इंडिया में? 1950 के टाइम में तुम कोई ऐसी इंडस्ट्री का नाम ले सकते हो जो मुझे बता सको कि सर 1950 के पहले ही चालू थी हमारे इंडिया में? टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉलोनियल रूल से बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री थी। आज कोई ऐसी कंपनी है बेटा जो कॉलोनियल रूल से चल रही हो? टाटा है ना, सबको नाम पता है, और सीबीएसई हमेशा पूछता है ना। तो यही चीजें बेटा हमको जनरल नॉलेज में ये सब चीजें पता है, बस लिंक करना आना चाहिए कि हमको ये चीज कहां पर पुट करनी है और कहां पर इसका एक्सप्लेनेशन मुझे लिखना है। तो यहां पर बेटा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा इंडस्ट्रियल बेस था उसको कैसे गवर्नमेंट बूस्ट करना चाहती थी, ये हम 1950 से 1991 के बीच में जो भी रिफॉर्म्स आए उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड आता है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, शायद सबको पता होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है ना हमने? हाँ सर भूल गए, है ना। चलो, तो यहां पर बेटा हमको ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ना है। देखो ये सब चीजें हिस्ट्री रिलेटेड ये, बट बहुत इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिलेटेड है कि उसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, अगर मैं तुमको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बोल रहा हूं तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, मतलब मैं पैसे के टर्म्स में बात कर रहा हूं कि वहां पर कितनी इनकम आ रही थी, कितनी इनकम यहां से गई, या जीडीपी कितना था, उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर वहां पे कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये सब चीजें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बताती है। ठीक है। थर्ड चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991 या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। सो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जनरली जब हमको ये चीज लगी कि इंडियन इकोनॉमी उस रेट से ग्रो नहीं कर पा रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी इकोनॉमी में, तो हमको यहां पे रिफॉर्म्स लाने पड़े। ठीक है। कुछ रिफॉर्म्स बेटा अभी रिसेंटली आए थे, बता सकते हो क्या रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में ऐसे बहुत मेजर रिफॉर्म्स क्या थे? जीएसटी है ना। तो ये हमको ऑलरेडी पता है, जो हमको 1991 चैप्टर में पढ़ना है कि जीएसटी में रिफॉर्म्स क्यों लाए गए। ठीक है। एक डीमोनेटाइजेशन करके भी तुमने सुना होगा कि सर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन के रिफॉर्म्स भी हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। जब बेटा ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो तुमको खुद को 10 चीजें पहले से पता होगी कि सर ये हमको पता है, बस हमको यहाँ के चैप्टर्स में इसको लिंक करना है। नेक्स्ट 20 मार्क बेटा 4 चैप्टर्स यहां पे कवर होते हैं, है ना। यहां पर 4 चैप्टर कवर्स होते हैं जो बहुत ही बेसिक चैप्टर्स है। जैसे यहां पे एक चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा चैप्टर है तुम्हारा फेवरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट। ठीक है, कि एनवायरमेंट कैसे है, क्या है, तुम्हारा पोल्यूशन क्या होता है, तुम्हारा सबसे फेवरेट चैप्टर बनेगा बेटा, है ना, स्कोरिंग चैप्टर। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करके एक चैप्टर है, एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कि रूरल डेवलपमेंट करना जरूरी क्यों है, एंड इंडिया में क्या क्या पर्सपेक्टिव रखे गए हैं रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, ये हमको यहाँ पे पूछा जाएगा। और बेटा ये वाला जो टॉपिक है इसमें से जनरली क्योंकि करंट चैलेंजेस की बात कर रहा है तो सीबीएसई बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछती है, तुमसे ये नहीं पूछेगी कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पे ये वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्ट मत करना बेटा। यहां पे जनरली तुमसे ये चीज पूछेगी कि करंटली देयर हैज बीन अ समिट टेकिंग प्लेस फॉर एन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, व्हाट आर द व्यूज अकॉर्डिंग टू यू इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट कि कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक तो स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए कि स्टेटमेंट किस बारे में बात कर रहा है, उस स्टेटमेंट को मुझे चैप्टर से लिंक करना है, और चैप्टर से लिंक करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के पॉइंटर्स लिखने हैं।
तुम पता है बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें ये चीज लगेगी कि सर यहाँ पे 2 चैप्टर्स इंक्लूड हो रहे हैं, है ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या लिखूं। तो बेटा जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये क्लियर होगा कि जनरली ये एग्जैक्टली क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछ रहा है। लास्ट बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर्स। ठीक है, तो तुम्हारे फेवरेट नेबर पाकिस्तान एंड चाइना के साथ हमको यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे मेन मोटिव ये चीज का है कि चाइनीज इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो क्यों कर रही है एंड पाकिस्तान की इकोनॉमी उससे भी अच्छी ग्रो कर रही है ना, तो उसके रीजन क्या है। ठीक है ना, सच्ची में ग्रो नहीं कर रही बेटा, है ना, डी ग्रो कर रही है। कि आज जाके किसी को बोलो कि सर ने बोला पाकिस्तान इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो हमको ये एक्सपीरियंस लेना है। इन चैप्टर्स को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए बेटा, सबसे पहले तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमको एटलीस्ट इकोनॉमिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी वर्क कैसे कर रही है। तो 1991 तक की जब तुम पॉलिसीज पढ़ोगे, उसी के बाद बेटा हम चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 3 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। क्योंकि ये डेवलपमेंट एक्सपीरियंस चाइना और पाकिस्तान का हो क्या रहा है बेटा, हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो 1947 से 1991 का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होगा कि 1991 तक पॉलिसीज क्या थी, और फिर उसका कंपैरिजन हमको चाइना और पाकिस्तान के साथ करना है। तो हमेशा जब तुम बेटा बोर्ड के लिए भी रिवीजन करो तो सीक्वेंस हमेशा यही रखना कि पहले फर्स्ट 3 चैप्टर्स इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन एंड देन बाकी की 4 यूनिट्स। तो बेटा यहां पर आपके टोटल मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स एंड देन यू हैव अ प्रोजेक्ट वर्क 20 मार्क का। जितना जल्दी हो सके बेटा प्रोजेक्ट वर्क का अपना खुद का टॉपिक सिलेक्ट कर लो, है ना, एंड कोशिश करो 3-4 महीने में ही अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लो। मेजर जो भी सिनॉप्सिस है बेटा तुम्हारे प्रोजेक्ट का, वो जितना जल्दी डेवलप कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे तुमको हर सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो इसमें मुझे तुमको बेटा एक चीज और बतानी थी, सीबीएसई एग्जामिनेशन के पैटर्न कैसे देता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो यहां पे 80 मार्क्स का बेटा सैग्रीगेशन किया हुआ है। 80 मार्क्स के सैग्रीगेशन में तुम बेटा जो फर्स्ट चीज देख रहे हो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यहां पर मेजर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। डायरेक्ट मतलब कि तुमको कोई थ्योरी दे देंगे, थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन बना लो, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट जो तुमने पूरी की पूरी थ्योरीज पढ़ी होगी बेटा, वो तुम सोचो सिर्फ 40% आता है तुम्हारा। तो तुम्हारे बेटा इकोनॉमिक्स में एफर्ट्स बहुत होने वाले हैं इस साल। सीबीएसई कभी भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करता, है ना। तो मतलब तुम समझ लो 80 मार्क्स में से सिर्फ 32 मार्क्स है जो तुमको डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे कि सर ये मैं अटेम्प्ट कर लूंगा। देन यू हैव अप्लाइंग। अप्लाइंग में जनरली बेटा न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आते हैं, है ना, और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस भी यहां पर क्या चीज में दिए होंगे बेटा कि तुमको जैसे मैंने बोला x+y=z, है ना, तो बहुत जम्बल्ड अप न्यूमेरिकल्स आते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये डेप्रिसिएशन आ कहां से गया, है ना, हमको निकालना पड़ेगा, बहुत सारी वैल्यूज हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अप्लाइंग क्वेश्चन में बेटा जनरली एक केस स्टडी आती है तुम्हारी, है ना, याद रखना इकोनॉमिक्स के पेपर में एक केस स्टडी कंपल्शन आती ही है, और केस स्टडी बेटा आती है 6 मार्क की, है ना। तो केस स्टडी पढ़ने के लिए पहले तो मुझे थ्योरी पता होनी चाहिए। केस स्टडी बेटा बड़ी अपफ्रंट होती है। केस स्टडी में तुमको एक स्टोरी दी होगी, उसी केस के ऊपर तुमको आंसर्स भी वहां पे मिल जाएंगे, बस उसमें कुछ अपने इनपुट्स देके आंसर्स को सॉल्व करना है। यहां पे मुझे बहुत अलग से याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। केस स्टडीज थोड़ा बस डिकोड करना सीख लोगे बेटा, तो यहां पर केस स्टडीज के आंसर्स भी तुमको वहीं पे मिल जाएंगे। लास्ट जैसे मैंने तुम्हें बोला ओपन एंडेड क्वेश्चंस बेटा, है ना, कि यहां पर देखो उन्होंने लिखा भी है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बेटा, कंपाइल इंफॉर्मेशन टुगेदर इन अ डिफरेंट वे बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन अ न्यू पैटर्न और प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे मैंने ये चीज पूछी तुमसे कि इज मोदी गवर्नमेंट डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब आफ्टर 2014,
अब बेटा इसमें फॉर में भी आंसर हो सकता है, अगेंस्ट में भी आंसर हो सकता है। तो यहां पर इट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर कि तुम कितना फॉर को जस्टिफाई करते हो या कितना अगेंस्ट को जस्टिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, पॉइंट्स बिल्कुल सही लिखने हैं। अगर अगेंस्ट में पॉइंट लिख रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि मेरे अगेंस्ट के पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो, है ना। अगर मैं फॉर में लिख रहा हूं, अब जैसे मैंने ये चीज पूछी कि इज एप्लीकेशन ऑफ जीएसटी आफ्टर 2027 सिंप्लीफाइड द जीएसटी स्ट्रक्चर और नॉट, तो इसका आंसर मुझे पता है कि बेटा यस में ही जाएगा, नो में तो जा ही नहीं सकता। अगर तुम नो लिख के आ रहे हो तो बेटा पॉइंट्स ही नहीं है नो के, तो हमको यस में ही इसका आंसर लिखना है। तो ये क्राइटेरिया बेटा थोड़ा याद रखना कि जनरली 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स का क्या पर्सपेक्टिव होता है सीबीएसई का। दूसरी बात, सीबीएसई का पेपर हमेशा मॉडरेट आता है। इकोनॉमिक्स का तुम बेटा पास 10 इयर्स के पेपर उठा के देख लेना, तुमको हमेशा ये चीज लगेगी कि सर पेपर का लेवल एक जैसा ही है। कभी तुमने ये नहीं सुना होगा कि इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत टफ आया या इस बार इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत इजी आया। इकोनॉमिक्स का पेपर हमेशा मॉडरेट लेवल पे आता है, बिकॉज डिफिकल्टी बेटा उन्होंने ऑलरेडी यहीं पर डाल दी है। जो मार्क्स के सेग्रीगेशन किए ना, यहीं पर ऑलरेडी डिफिकल्टीज है। तो हमेशा ये 32 मार्क्स का हमेशा पेपर इजी रहेगा जो ये कंपाइल करेगा। ये वाला पेपर तुमको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो ओवरऑल बैलेंस जो होता है पेपर का वो मॉडरेट लेवल पर आता है। इतनी चीज क्लियर है ना। चलो, बहुत ज्यादा भारी हो गया क्या पहले दिन के लिए कि सर आप तो डरा रहे हो हमको, है ना। चलो बेटा, बहुत इकोनॉमिक्स है ना, बहुत फन वे में पढ़ेंगे, ज्यादा अपन को टेंशन लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जहां जहां पर जो इकोनॉमिक थियरीज मैं तुमको बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत इंपॉर्टेंटली मार्क करते हुए चलना, है ना। नोट्स आई विल प्रोवाइड यू, है ना। सारे चैप्टर्स के बेटा कंपाइल्ड नोट्स है मेरे पास, सारे चैप्टर्स के बेटा हमारे पास पीपीटी प्रेजेंटेशन है। लास्ट रिवीजन नोट्स भी तुम्हें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई 10 इयर्स के क्वेश्चन बैंक भी है। सीबीएसई 10 इयर्स के बेटा पास्ट पेपर सारे की सारे, है ना, सप्लीमेंट्री हो गया या फिर जो मेन एग्जामिनेशन में आ रहा है वो भी मेरे पास है। हम सब चीज को कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जहां तुम्हें ये चीज लगेगी कि सर हमने ये टॉपिक छोड़ दिया है। चलो, तो बेटा आज थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, चलो तो बेटा 11th में तो हम पढ़ के आए माइक्रो और मैक्रो का बेसिक डिफरेंस, है ना। क्या डिफरेंस है बेटा माइक्रो एंड मैक्रो में? अरे पूरी माइक्रो पढ़ ली। हाँ, एग्रीगेट्स की बात करता है। और क्या डिफरेंस है बेटा माइक्रो और मैक्रो में? अरे बहुत सारे डिफरेंस थे, 5-6 डिफरेंस थे। कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो कि सर हम ये एग्जाम्पल लिखते थे? हाँ, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। चलो बेटा, मार्केट डिमांड की जब बात करो, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो माइक्रो कंसेप्ट, ठीक है। इंडस्ट्री डिमांड इज ऑल्सो माइक्रो कंसेप्ट, ठीक है। चलो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले माइक्रो और मैक्रो का बेटा थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं हम कि जनरली माइक्रो और मैक्रो बात किसके बारे में कर रहा है। चलो, ओरिजिन कहां से हुआ है बेटा, है ना। माइक्रो का ओरिजिन हुआ है तुम्हारे ग्रीक वर्ड मिक्रोस से। किससे? मिक्रोस, है ना। इट्स अ ग्रीक वर्ड मिक्रोस। ये कई बार बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन पूछता है ना, कि माइक्रो का ओरिजिनल वर्ड क्या था एंड मैक्रो का ओरिजिनल वर्ड क्या था। तो मिक्रोस का मतलब क्या होता है बेटा? मिक्रोस मींस स्मॉल, कि जो चीज बहुत ही छोटी है ना। एंड मैक्रोस कहां से, मैक्रो कहां से आया बेटा? वर्ड मैक्रोस से, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल, मैक्रो का वर्ड आया है मैक्रोस से ही, MAK, यहां पे सिर्फ के चेंज हो गया है, ठीक है।
और मैक्रोस का मतलब क्या होता है बेटा? लार्ज। कि जब हम लार्ज पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तब हम मैक्रो की बात कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थियोरी, है ना। प्राइस थियोरी बेटा इसको बोलते इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने जब भी माइक्रो हमने लास्ट ईयर पढ़ी तो माइक्रो में हम क्या चीज को निकालते थे? इक्विलिब्रियम को निकालते थे। और इक्विलिब्रियम में क्या चीज निकालते थे बेटा? इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हर किसी की जेट बेटा जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, दैट्स व्हाई द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द थियोरी ऑफ प्राइस। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा डील थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट। तो इट इज नोन एज थियोरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। कि हमारे यहां पे एक इकोनॉमी कैसे इनकम जनरेट कर रही है ना। आज अगर बेटा हम ये चीज बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि $4 ट्रिलियन हमने टच कर लिए, है ना। और रियल में ये चीज कहां स्टैंड करती है? ठीक है। तो मैक्रो क्या डील करता है बेटा? फर्स्ट थिंग इज इनकम, सेकेंड एम्प्लॉयमेंट, कि मेरी इकोनॉमी में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है या कम है। और गवर्नमेंट का फोकस क्या होना चाहिए बेटा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना कि कम करना? बढ़ाना, है ना। तो यहां पर बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डील यही कर रहा है कि एक इकोनॉमी में अगर इनकम ज्यादा है तो कई इकोनॉमीज में देखा जाता है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इकोनॉमिक थ्योरीज बताती है कि पर्सपेक्टिव दोनों हो सकते हैं कि एक साइड पे इनकम भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। आज इंडियन इकोनॉमी इतनी अच्छी ग्रो कर रही है, लेकिन बेटा तुम देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही रेट से ग्रो कर रहा है। तो इसको हम बोलते बेटा जॉबलेस ग्रोथ, कि जॉब ही नहीं है लेकिन फिर भी एक इकोनॉमी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ले रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर आउटपुट। यहां पे बेटा हम जीडीपी की बात करते हैं कि एक इकोनॉमी कितना टोटल प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टडी मैटर क्या करता है बेटा? यहां पर हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स एट एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है। और यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इन्वेस्टिगेट्स द इकोनॉमी एज अ होल, जब हम पूरी इकोनॉमी की साथ में बात कर रहे हैं, है ना। इसको समझने के लिए बेटा ये समझो, एक फैमिली में 5 मेंबर है। जब मैं इंडिविजुअल मेंबर से जाके बात कर रहा हूं कि आपके खर्चे कितने हैं, तो ये कौन सा हो गया बेटा? माइक्रो लेवल हो गया, है ना। कि मैं तुमसे भी आके पूछ रहा हूं कि तुम्हारे खर्चे कितने हैं। ठीक है। तुम बोलोगे कि सर हमारे तो खर्चे ही नहीं है ना, या हम इनकम डिपेंडेंट है, जितने मिल जाते उतने हम खर्चे करते हैं। लेकिन जब मैं ये चीज पूछूंगा कि तुम्हारी फैमिली कैसे, फैमिली का एक्सपेंडिचर क्या है, फैमिली की इनकम क्या है, तो ये कौन सा लेवल हो गया बेटा? मैक्रो लेवल हो गया। अब माइक्रो और मैक्रो बेटा यहां पे बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव नेचर में। सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है बेटा? कि जो सिनारियो के हिसाब से चेंज हो जाए, है ना। अब जैसे कि मैंने ये चीज बोली कि हम सारे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, एक एक स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा कौन सा लेवल हो गया? माइक्रो। जब हम सारे स्टेट्स को मिला के बात कर रहे हैं तो कौन सा लेवल हो गया बेटा? मैक्रो। तो यहां पे इंडिया की इकोनॉमी जब हम पढ़ रहे हैं दैट इज एट द लेवल ऑफ मैक्रो। लेकिन अगर मैंने तुम्हें ये चीज बोली कि अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, हम हर देश का कंपैरिजन, अगर हर देश की इकोनॉमी पढ़ रहे तो कौन सा लेवल हो गया बेटा? माइक्रो लेवल। क्योंकि यहां पर अब कंपैरिजन जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 150 प्लस कंट्रीज के साथ हो रहा है। और जब हम पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को साथ में पढ़ेंगे तब क्या, कौन सा लेवल हो गया? मैक्रो। ठीक है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव नेचर है, इसको कभी भी बेटा इस चीज में मत पढ़ना कि नहीं डेफिनेशन में ये चीज दी थी कि सर हम इंडिविजुअल को पढ़ते, तो बेटा इंडिविजुअल की डेफिनेशंस भी चेंज होती है, सब्जेक्टिविटी भी वहां पे चेंज हो जाती है। चलो ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स मेजरली हमेशा रिसोर्स के एलोकेशन की बात करता है कि मेरे पास एक मिनिमम रिसोर्सेज है, मैं उन रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकता हूं। यही बेटा हम कंज्यूमर थियरी में पढ़ रहे थे
कि एक बजट होता था और बजट को हम क्या करते थे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ ले जाते थे। प्रोड्यूसर चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि प्रोड्यूसर के पास एक कॉस्ट होती थी, एक प्रोडक्शन फंक्शन होता था, और हम कोशिश क्या करते थे बेटा वहां पे, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने की या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। तो याद रखना बेटा, ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं, आज मोदी जी बेटा हमेशा ये चीज की बात करते हैं कि हम नई इंडस्ट्री लेके आएंगे, है ना, नए वेंचर्स करेंगे, बाहर से आके बहुत सारी एमएनसीज को यहाँ पे बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? हम अपनी क्या बढ़ाना चाहते हैं बेटा, यहाँ पे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि आज जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर उससे और ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए। आज अगर बेटा हम ये चीज बोलते हैं 2047 तक हम डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे, तो बेटा डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब आज अमेरिकन इकोनॉमी 19 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर है, 23 ट्रिलियन डॉलर्स पर है ना, और हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर पर है। तो तुम सोचो हमको डेवलप करने के लिए कितना गैप में आगे जाना है। चाइनीज इकोनॉमी ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन डॉलर प्लस इकोनॉमी है, और हम अपने कौन से नंबर पे आ रहे हैं बेटा, 4th नंबर। तो तुम सोचो गैप कितना है बेटा, फर्स्ट सेकंड पोजीशन ही इतनी हाई लेवल ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स पे बैठी है, उनके कंपैरिजन में अभी हम बहुत छोटी इकोनॉमी है, राइट। तो हम क्या बढ़ाना चाहते हैं बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करना चाहते हैं। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट हम एडीएएस के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ लो कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जितने लोग एक इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं, यहां पे बोल रहा है कि कितने लोग इकोनॉमी में काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं की बात नहीं कर रहा है यहां पे, है ना। तो डिफरेंस क्या है बेटा, दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, यहां पे अंडरस्टैंड करना है बेटा, विलिंग टू वर्क। अगर बेटा मैं घर पे ही बैठना चाहता हूं तो मेरे को एम्प्लॉयमेंट चाहिए ही नहीं, तो मैं एक एम्प्लॉयमेंट फोर्स में आता ही नहीं हूं, है ना। आज जो सर्वेज होते हैं और जब गवर्नमेंट ये चीज पूछती है सर्वेज में कि क्या आप काम करना चाहते हो, तो बेटा आधे लोग जो ये बोलते कि हम काम ही नहीं करना चाहते, तो बेटा वो एम्प्लॉयमेंट के डेटा में आते ही नहीं है। तो तुम सोच सकते हो बेटा कि जितने भी डेटाज होते हैं गवर्नमेंट के बहुत मैन्युपुलेटेड डेटा होते हैं, ठीक है। तो हमको सोर्स जानना बहुत जरूरी है कि ये सोर्स कहां से है और इनकी डेफिनेशंस क्या बोली जा रही है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा, डेफिनेशन यहां पे लिख लो, है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या वो है बेटा, फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन where people willing and able ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या बात कर रहे हैं बेटा, इट इज अ कंडीशन वेयर पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट गेट्स द वर्क, है ना। तो यहां पे बेटा तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, फर्स्ट विलिंगनेस, सेकेंड एबिलिटी, एंड थर्ड इज योर एग्जिस्टिंग वेज रेट, है ना। कि जितने लोग काम करना चाहते हैं, जितने लोग के पास एबिलिटी है काम करने की। आज बेटा टीसीएस की जॉब निकली, टीसीएस में जितने लोग काम करना चाहते हैं, सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, कितने लोग काम कर सकते हैं। मेरे को एक आईटी सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए बेटा, अगर वो आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की स्किल ही नहीं रखता तो ही इज नॉट एबल टू वर्क इन टीसीएस। तो सेकंड क्या बोल रहे हैं, एबिलिटी टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। आज जो वेज वो प्रोवाइड कराना चाह रहा है
है ना बेटा, विप्रो 30-30 हजार में भी काम कराता है, बट लोग करते। तो यहां पर क्या चीज है कि जो वेज रेट वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, जनरली डील क्या करता है, इट इज कंसर्न विद द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर बजट एंड अदर फैक्टर्स। रिसोर्स अलोकेशन की बात कर रहा है बेटा यहाँ पे कि मेरे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल है, उनको मैं कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात करता है बेटा, सबसे पहले तो डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करता है ना। इकोनॉमिक सेक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो बेटा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स क्या माने जाते हैं वो भी हमको पढ़ना है, सच एज हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल कम्युनिटी मेक्स डिसीजन। यहां पे इंपॉर्टेंट वो क्या है बेटा कि डिफरेंट सेक्टर्स डिसीजन कैसे लेते हैं। आज गवर्नमेंट किस बेसिस पे डिसीजन ले रही है, आज एक कंज्यूमर किस बेसिस पे डिसीजन ले रहा है, आज प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, ये सारी चीजें बेटा कहां हम पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम मेथड, इट इन्वॉल्व्स अचीविंग इक्विलिब्रियम इन ओनली वन मार्केट। तो बेटा जितना भी हम इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे थे, हम सिर्फ एक ही मार्केट में अचीव कर रहे थे ना, हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे थे। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया, मान लो मैंने ये चीज बोली कि बेटा ये खुश है, तो इसका ये मतलब नहीं ना कि तुम सब भी खुश हो। तो इसकी अगर ये खुश है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पार्शियल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अकेला खुश है। लेकिन जब सब लोग इकोनॉमी में खुश है तो बेटा हम उसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम। मतलब यहां पे सारे सेक्टर्स इक्विलिब्रियम में, गवर्नमेंट भी इक्विलिब्रियम में काम कर रही है, सारी की सारी इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रही है, कंज्यूमर्स यहां पर सारे सैटिस्फाइड है। तो डिफरेंस यहां पे क्या होगा बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है बेटा कि द अटेनमेंट ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यहां पे कौन कौन से होते बेटा, प्राइस, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड, वेज, रेंट, प्रॉफिट, रेवेन्यूज, जो भी हमने बेटा मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स चैप्टर वाइज पढ़े हैं वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स माइक्रो में स्टडी किए जाते हैं। सेम चीज बेटा किसी भी चीज के सामने जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट प्राइस, है ना बेटा, एग्रीगेट प्राइस बहुत कम बोला जाता है, तुमको हमेशा एग्रीगेट प्राइस का सिनोनिम आएगा जनरल प्राइस। याद रखना, कभी भी जनरल प्राइस लिखा हो, जनरल डिमांड लिखी हो, जनरल सप्लाई लिखी हो, तो ये सब किस चीज की बात कर रहा है बेटा, मैक्रो कंसेप्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एग्रीगेट वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ था केस स्टडी में, लेकिन बेटा तुमको दूसरा वर्ड कौन सा देखना है वहां पे, जनरल। ठीक है, और किस चीज की बात कर रहे हैं बेटा, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कितनी महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स को कौन कौन सी थियोरीज बोला जाता है, थियोरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड डिमांड थियोरी, है ना। सो इसके बहुत सारे नाम हैं, इट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड थियोरी, इट इज अ प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई थियोरी, इट इज अ प्राइस डिटर्मिनेशन थियोरी अंडर वेरियस मार्केट सिचुएशन। इसको थियोरी ऑफ प्राइस भी बोला जाता है बेटा, जो हमने सबसे पहले उसमें देखा था। तो ये सारे सिनोनिम्स ही है बेटा, क्योंकि ये तो याद रहेंगे, हमने ऑलरेडी कंज्यूमर चैप्टर पढ़ा है, तो कंज्यूमर थियोरी बोला जाता है, प्रोड्यूसर थियोरी बोला जाता है, एंड थर्ड वाज योर मार्केट डिटर्मिनेशन, राइट। तो प्राइस डिटर्मिनेशन मेन तो बेटा ये याद रखने हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थियोरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिनोनिम्स होते हैं। नेशनल इनकम थियोरी, कि एक नेशन की इनकम हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मनी थियोरी, सेंट्रल बैंक कैसे वर्क करता है किसी भी कंट्री का। जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट कैसे प्राइस को इकोनॉमी में कम करने की कोशिश करती है।
एम्प्लॉयमेंट थियरी है ना, तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट थियरी में बेटा हम जनरल एम्प्लॉयमेंट थियरी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थियरी दोनों ही पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड थियरी है ना, कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, एंड मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो बेटा ये बेसिक पॉइंट्स जनरली सीबीएसई देखो क्या है, तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। याद रखना ये पॉइंट्स तुमको हमेशा 1 मार्कर के क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं दिखेंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड यू इन क्लास 11th कि इसका डिफरेंस क्या है। लेकिन यहां के सारे पॉइंट्स बेटा हमको याद रखने हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम चालू करेंगे ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बुक्स बेटा परचेज कर लो। बुक्स में जो जो चीज तुम्हारे स्कूल में अभी क्या क्या चैप्टर्स चालू हुए, कुछ अभी चालू हुआ भी है कि नहीं हुआ है?